representation of a system of particles, and the one who represents and the one who represents and the one who represents a set of particles, a set of particles is known as the center of mass of the system of particles. ठीक है ना, समझ रहे हो कि नहीं? तो बेसिकली एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का जब हम बात करते हैं तो विद इन अ सिस्टम ईच एंड एवरी पार्टिकल इज हैविंग इट्स एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड रेफरेंस लाइन. जैसे कि मान लो अगर मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेता हूं, दिस इज एक्स, दिस इज वाई. ठीक है, ये जो सेट ऑफ एक्स वाई मैंने लिया, इस सेट ऑफ एक्स वाई में मान लो मैं कई पार्टिकल्स को ऐसे लोकेट करता हूँ. आर यू गेटिंग मी और नॉट? ऐसे कई पार्टिकल्स को लोकेट करता हुआ ये एक सेट. ठीक है, अब इसमें हर पार्टिकल का अपना जो पोजीशन होगा, हर पार्टिकल का जो अपना पोजीशन होगा वो मान लो जैसे डिस्टिंक्ट पार्टिकल्स अगर ले लेते हैं m1, इसका कोऑर्डिनेट पोजीशन x1 y1. इधर मान लो कोई दूसरा पार्टिकल m2, उसका कोऑर्डिनेट पोजीशन x2 y2. इस तरह से मान लो mn n डिस्टिंक्ट पार्टिकल, इसका कोऑर्डिनेट पोजीशन xn yn. ठीक है, तो x एक्सिस y एक्सिस का ये जो सेट है, इसमें अगर मैं हर एक पार्टिकल का रेस्पेक्टिव x और y डिस्टेंस देखूं तो ऐसे होगा, हाँ या ना? हर एक पार्टिकल का अपना अलग अलग x और अलग अलग y होगा. इज दैट क्लियर? तो ओवरऑल मान लो ये सिस्टम अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का है, राइट, अ सिस्टम ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अ सिस्टम ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, a system of n number of particles having masses m1, m2, m3, so on till mn, located at x1, y1, x2, y2, so on till xn, yn. समझ में आ रहा है? सब पार्टिकल का मैंने एक्स वाई कोऑर्डिनेट पोजीशन रेफर कर दिया हूं. ठीक है ना? अगर मैं n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का सबका x और y कोऑर्डिनेट पोजीशन रेफर कर दिया हूं, तो इसका मतलब है अब ऑन बिहाफ ऑफ द ओवरऑल सिस्टम, इस सिस्टम को रिप्रेजेंट करने वाला जो सेंटर ऑफ मास है उसका भी एक xcm, ycm, xcm, ycm will be the coordinate position of center of mass of these n number of particles. ठीक है, ये जो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है इसका जो सेंटर ऑफ मास का जो लोकेशन है उसका भी अपना एक एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट पोजीशन है. मान लो वो xcm, ycm है. ठीक है, तो ये जो xcm, ycm होगा, ध्यान से देखो, ये xcm का पोजीशन कैसे मिलेगा? दिस विल बी द सिग्मा mi xi डिवाइडेड बाय सिग्मा mi. ये i का लिमिट है 1 to n, यानी टोटल n नंबर ऑफ पार्टिकल है. इसका मतलब क्या है? इसको इलेबोरेट करें तो इसका मतलब है m1 x1 प्लस m2 x2 सो ऑन टिल ये खत्म हो रहा है mn xn पे. ठीक है, सभी पार्टिकल का x पोजीशन विल बी रेफर्ड टू नो द xcm ऑफ द सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 सो ऑन टिल mn. इस तरह से हमको फॉर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास पोजीशन मिलेगा. तो इस तरह से मेरे को xcm मिलेगा एंड बिल्कुल उसी तरह से मेरे को ycm भी मिलेगा. ycm विल बी सिमिलरली सिग्मा mi yi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ सिग्मा mi, जिसका मतलब हो गया अगेन सिमिलरली m1 y1 प्लस m2 y2 सो ऑन टिल ये एंड होगा mn yn पे, होल डिवाइडेड बाय
m1 प्लस m2 अप टू mn। क्लियर है? तो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मास और उसका रेस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट पोजीशन का प्रोडक्ट का सम, ये होगा जब हमारे पास सेपरेबल पार्टिकल्स है। क्लियर है? अब है कि जैसे मान लो, इसको समझने का बेस्ट तरीका कैसे है, मान लो मेरे को सेट ऑफ पार्टिकल्स, कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लेके अलग अलग ज्योमेट्री पर बात करेंगे तो तुमको समझ में आएगा कि हाउ वी शुड एक्ट, हाउ वी शुड यूज दिस बेसिक फॉर्मूला टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सर्टेन पार्टिकल्स। मान लो कि क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, ठीक है ना। मान लो मैं सबसे पहला एक क्वेश्चन ले लेता हूँ जिसमें मैं मान लो 2 पोजीशन को एक या 3 पोजीशन को लेके एक ट्रायंगुलर अरेंजमेंट बनाया, ठीक है। ये 3 पार्टिकल है मान लो एक ट्रायंगुलर अरेंजमेंट में, करेक्ट। कैलकुलेशन के कन्वीनियंस के लिए मैं तीनों को आइडेंटिकल पार्टिकल मान लिया, तीनों मान लो लोकेटेड है एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्लियर है कि नहीं है? अब मेरे को पूछा कि फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस अरेंजमेंट, फाइंड सेंटर ऑफ मास। तो सिंपल सा बात है कि हमको सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हर इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द सिस्टम का कोऑर्डिनेट पोजीशन को कंफर्म करना होता है, यही हमने बताया ना। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सेट ऑफ पार्टिकल्स है, तो सबसे पहले हमारा पहला स्टेप जो होता है, स्टेप वन है, वो है चूज रेफरेंस लाइंस, चूज रेफरेंस लाइंस, ठीक है ना। रेफरेंस लाइंस का मतलब है कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को सिलेक्ट करो, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है? तो अब मान लो जब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को सिलेक्ट करते हैं तो अब हम कहीं भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोग, मान लो तुम लोग सभी का और मेरा कॉमन एक्सिस पोजीशन होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं पहले बात को, पूरा लॉजिक को समझना। मान लो मैं रेफरेंस लाइन को ऐसे चूज कर सकता हूँ, लेट दिस इज बी द वन सेट ऑफ एक्स वाई, ठीक है। किसी को मन किया कि नहीं मैं ये सेट ऑफ एक्स वाई नहीं चूज करूंगा, मैं मान लो ये सेट ऑफ एक्स वाई चूज करूंगा, ये भी सही है। यू कैन गो अहेड फॉर दिस सेट ऑफ एक्स वाई, आर यू गेटिंग मी? और मान लो किसी को मन किया कि नहीं मैं ये भी चूज नहीं करूंगा, आई विल सिलेक्ट माई रेफरेंस लाइन सच एज दिस। देखो मैंने 3 सेट ऑफ एक्स वाई तुमको दिखाया यहाँ, आर यू गेटिंग मी और नॉट? ऑल ऑफ यू, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? we can choose the reference lines x axis and y axis anywhere as per our convenience, क्योंकि हमको तो कहीं सेट ऑफ पार्टिकल्स दिया है, लेकिन वो सेट ऑफ पार्टिकल्स एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट पोजीशन में कहाँ है ये मेंशन किया है क्या? बोलो हाँ या ना, समझ रहे हो कि नहीं? तो चूंकि मेरे को कहीं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आइडेंटिफाई नहीं करके दिया है, तो हम अपना कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहीं भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे देखो मेरे को अगर पूछो तो मैं कहूँगा ये जो वाइट सेट ऑफ लाइंस है ना, वो मेरे लिए कन्वीनियंट है। क्यों? देखो मेरे को अगर एक्सीएम और वाईसीएम निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ मेरे पास 3 पार्टिकल है ना, तो तीनों पार्टिकल का मेरे को m इंटू x1 प्लस m इंटू x2 प्लस m इंटू x3 करना है कि नहीं करना है? डिवाइडेड बाई m प्लस m 3m लिखेंगे। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग मी और नॉट? मैं एक बेसिक फार्मूला का एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं कि मेरे को 3 पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो मेरे को हर एक पार्टिकल का मास इनटू द प्रोडक्ट ऑफ द मास इनटू द एक्स सेपरेशन ऑफ दैट मास फ्रॉम वाई एक्सिस, यही लेना है ना, टू गेट द एक्सीएम ऑफ द सेट ऑफ पार्टिकल्स। तो हमारा सिलेक्शन ऑफ रेफरेंस लाइन, एक्सीएम निकालने के लिए मेरा जो सिलेक्शन ऑफ रेफरेंस, ये एक्स डिस्टेंसेस जब हम लिखेंगे तो वो कौन सा डिस्टेंसेस होगा? फ्रॉम वाई एक्सिस। और सिमिलरली जब मैं YCM लिखूंगा उसी सेट ऑफ पार्टिकल्स का, तो m इंटू y1 प्लस m इंटू y2 प्लस m इंटू y3 लिखेंगे ना, डिवाइडेड बाई 3m करेंगे। तो जब हम ये y डिस्टेंसेस लेंगे तब हमारा डिस्टेंस किससे लेंगे? x एक्सिस से। तो इसीलिए हमारा रेफरेंस लाइंस, ध्यान से सुनना, रेफरेंस लाइंस कुछ इस तरह से सिलेक्ट होना चाहिए कि आई शुड ट्राई टू प्लेस the given particles as max as it is possible on the reference lines। मतलब फिर से सुनो, मेरा सिलेक्शन ऑफ रेफरेंस लाइंस इस तरह से होना चाहिए ताकि कोशिश ये हो कि मेजॉरिटी नंबर ऑफ पार्टिकल्स,
चाहे वो 3 पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास निकालना हो, 4 पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास निकालना हो, या इन नंबर ऑफ पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास निकालना हो। हम कोशिश करेंगे कि जो गिवन सेट ऑफ पार्टिकल्स है उसमें मेजॉरिटी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारा रेफरेंस लाइन पर ही गिरे। इससे फायदा क्या होगा कि जो पार्टिकल एक्स एक्सिस में रहेगा उसका वाई डिस्टेंस 0, जो पार्टिकल वाई एक्सिस में रहेगा उसका एक्स डिस्टेंस 0। हाँ या ना? तो ये जो रेस्पेक्टिव कैलकुलेशन में x1, x2, x3 एंड y1, y2, y3, तुम जितना ज्यादा नंबर ऑफ x और y डिस्टेंस को 0 ले सकोगे उतना कन्वीनियंस होगा कि नहीं तुम्हारा कैलकुलेशन? क्या हाँ या ना? लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसीलिए कोशिश ये होना चाहिए कि हम ये जो हमने अरेंजमेंट दिखाया, अब इसमें से मैं फाइनली किसके साथ वर्क करूंगा वो देखो। मेरे लिए ये सेट ऑफ पार्टिकल्स था, है ना? मेरे लिए ये सेट ऑफ पार्टिकल्स है m m m, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो रेफरेंस लाइंस है हम उस रेफरेंस लाइन को अगर मान लो ये वाला मान ले तो मेरे को फायदा क्या हुआ देखो, तीन में से 2 पार्टिकल हमारा एक्स एक्सिस पे लाई कर गया और एक पार्टिकल वाई एक्सिस पे लाई कर गया। और चूंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हम जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये जो 3 साइड है, व्हेन यू ड्रॉ अ लाइन passing through one vertex and if it is assumed that this is bisecting the other side, इसका मतलब डेफिनेटली ये परपेंडिकुलर है। तो y एक्सिस का पोजीशन अगर ये होगा, x एक्सिस का पोजीशन ये है, so far as the measurement given, so this part is a by 2 and this part is also a by 2। तो देखो मेरे को बेनिफिट क्या मिला, इक्विलैटरल ट्रायंगल में मैं एंगल एट द वर्टेक्स जानता हूँ 60 डिग्री, तो ये अगर a है तो कैन आई आंसर अबाउट दिस डिस्टेंस? क्या मैं ये डिस्टेंस पता है मेरे को ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग? बताओ कौन बता पाएगा? If I know this side, if I know this, I can get this by using Pythagoras because this is appearing as if it is a right angle triangle। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो राइट एंगल ट्रायंगल वाला हिस्सा हमारे पास आया सामने, दिस इज 60 डिग्री, दिस इज a by 2। सिंप्लीफाई करो तो ये √3/2 ऑफ a आएगा ना? हाँ या ना? a² माइनस a²/4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3a² by 4 कितना होगा? √3a/2। तो ये वाला साइड हो जाएगा √3a/2। ये अगर √3a/2 है तो इसका मतलब इस पार्टिकल का पोजीशन हो गया, ये x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट हो गया √3/2 ऑफ a। इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट पोजीशन हो गया a/2, 0। इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट पोजीशन हो गया -a/2, 0। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, यहां से वाई एक्सिस को ले सकते हैं, दैट टू कैन बी डन, वो भी कर सकती है, ठीक है। अब देखो एज पर दिस सेटअप, अब हमारा सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन क्या होगा। अब मैं एक्सीएम कैलकुलेट करूंगा विद दिस सेटअप, तो हमारे लिए एक पार्टिकल m इंटू प्लस a/2, दूसरा पार्टिकल m इंटू माइनस a/2 और थर्ड पार्टिकल m इंटू 0, कारण थर्ड पार्टिकल का एक सेपरेशन नहीं है, वो y एक्सिस में ही है, राइट। एक पार्टिकल का प्लस a/2, दूसरे का माइनस a/2, होल डिवाइडेड बाई सम ऑफ 3 आइडेंटिकल पार्टिकल्स 3m। क्लियर है कि नहीं है? तो इसका ओवरऑल कैलकुलेशन क्या आएगा, ma/2 माइनस ma/2 कट जाएगा 0 और वो भी 0, तो अल्टीमेटली एक्सीएम 0 आया इस सेटअप के अकॉर्डिंग। तो यानी कि सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब ये पता चल रहा है कि सेंटर ऑफ मास लाइज ऑन वाई एक्सिस। हाँ या ना? जो वाई एक्सिस में होता है उसका ही एक्स डिस्टेंस 0 होता है। आर यू गेटिंग मी और नॉट? बात सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो एक्सीएम अकॉर्डिंग टू दिस सेट ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस, इट इज कमिंग एक्सीएम 0, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंगली हम वाईसीएम कैलकुलेट करेंगे इसका, तो वाईसीएम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा m इंटू वाई डिस्टेंस 0 फॉर दिस पार्टिकल, सेकेंड पार्टिकल m इंटू वाई डिस्टेंस 0 प्लस थर्ड पार्टिकल का m इंटू वाई डिस्टेंस √3/2 ऑफ a होल डिवाइडेड बाई 3m, ठीक है। यहां सिंप्लीफाई करेंगे
तो ये m इंटू √3/2 ऑफ a डिवाइडेड बाई 3m, जिसमें से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना होगा बताओ, a/2√3। कैलकुलेशन कितना आ रहा है, a/2√3।